हेलो फ्रेंड्स, आज पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अपने वादा अनुसार अपने काम को आगे करते जा रहे हैं। जैसा कि बोला गया था कि वन शॉट वीडियो मिलेगा, वन शॉट वीडियो चैप्टर 1 का मिल चुका है। नहीं देखे हो तो जाके देख लो। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट का मिलेगा, तो जी हाँ मिल रहा है। ज्योग्राफी का भी चैप्टर 1 हो चुका है, आगे भी अभी चला जा रहा है सीरीज उनका। पॉलिटिकल साइंस भी हो रहा है और वैसे ही आगे भी आने वाले जितने भी दिन हैं उनमें हर सब्जेक्ट का ऐसे ही चैप्टर का वन शॉट और साथ ही साथ एमसीक्यू मिलेगा। उम्मीद बस इतना है कि जैसा हम लोग कर रहे हैं, जितना हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं, तुम लोग भी अपने पढ़ाई के साथ उतना ही एफर्ट डालो। जितना हम लोग तुम लोग के साथ समय स्पेंड कर रहे हैं उतना समय तुम भी अपने बुक के साथ स्पेंड करो। ये नहीं कि अपने तरफ से बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, तुम लोग उसका कुछ यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए जब चैप्टर 1 हो चुका है तो अब चैप्टर 2 की तरफ मूव करते हैं, जो कि टॉपिक है राजा, किसान और नगर। आज इसका वन शॉट वीडियो देखते हैं, लेकिन वन शॉट वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट जो कि पिछले समय में भी किया गया है, पिछले के वीडियो में भी किया गया है, तो वो कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स क्लास 12 के लिए लेकर के आया है। लेकिन ये कुछ दिन बाद, दुर्गा पूजा के बाद आपको देखने को मिलेगा कि आखिर इसके साथ कब से शुरू हो रहा है, क्या फीस है, ये सब कुछ बाद में पता चलेगा। लेकिन हम लोगों ने क्रैश कोर्स को अभी से इम्प्लीमेंट कर दिया है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है कि आप अपने पढ़ाई को और आगे लेके चलिए। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि मेरा तैयारी नहीं हुआ है या हुआ है, क्रैश कोर्स में जुड़िए और इसके साथ हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ बता दें कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम एकदम ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाई दें। तो ये हमारा मोटो ही है, एजुकेशन विद ऑनेस्टी, और इसी के साथ हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा बात करें अगर सीयूटी के बारे में, तो बार बार के वीडियो में आपको यही बताया जा रहा है, क्योंकि अब समय नहीं है, कुछ ही क्लासेस हुए हैं, तो जल्दी से जितना जल्दी हो सके आप सीयूटी में इनरोल होइए। जैसे कि आपको पता है फाउंडेशन 7,900, ऑनलाइन 3,499 और वहीं पे टारगेट बैच जो 12th के लिए है उसमें 3,999 और साथ ही ऑनलाइन मात्र 1,999 के साथ रखा गया है। अब आता है कि आखिरकार जो हमारा सेकेंड चैप्टर है राजा, किसान और नगर, इसके वन शॉट को जो हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आपका भाग 1 भारतीय इतिहास का भाग 1, तो ये जो हम शुरू करने वाले हैं इसका वन शॉट वीडियो को साथ साथ करते चलिएगा। अपने पास बुक रख लीजिए और एक बार इसको देखने के बाद फिर से वह बुक को भी रीडिंग करिएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ तैयारी मेरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब इस चैप्टर के स्टार्टिंग पॉइंट में आते हैं तो क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि ये पूरी पीरियड कब समय का बात कर रहा है। क्योंकि हमने जो पिछला चैप्टर किया था वो हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो कम्प्लीटली 2600 से लेकर के 1900 BCE का बात कर रहा था। ठीक है, 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व का बात हुआ। उसके बाद में ये वैदिक सिविलाइजेशन है जो 1500 से लेके 600 BCE है, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली आपके किताब में नहीं दिया गया है। और जो तीसरा हमारा जो पीरियड आता है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, जो 600 BCE से लेके 600 CE का है, ये बारे में आपको चैप्टर 2 में भी देखने को मिलेगा, चैप्टर 3 में भी देखने को मिलेगा, चैप्टर 4 में भी देखने को मिलेगा। अब बात है कि आखिरकार इस चीज़ को, इस चैप्टर को अगर के 600 BCE से लेकर 600 CE को इतना इम्पॉर्टेंस क्यों दिया गया है, क्योंकि 600 BCE से लेकर के 600 CE हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है। ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है हमारे लिए। क्यों टर्निंग पॉइंट है 600 BCE? क्योंकि टर्निंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि इस समय में बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ था। इसी समय बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ था, इस कारण से 600 BCE से 600 CE बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड है। उसके बाद इस समय में लोहे का खोज भी हो चुका था, क्योंकि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, मैं MCQ में भी आया था कि कब हड़प्पा सिविलाइजेशन किस चीज़ से नहीं जानकारी रखते थे, तो वो लोहा था। लेकिन इस समय तक आते आते ये लोग लोहा का जानकारी भी रखने लगे और साथ ही साथ इनका उपयोग करना भी सीख गए। और जैसे ही उपयोग करना सीखते हैं इसका, तो इस कारण से ये बहुत कुछ अलग करके दिखाते हैं। आर्थिक स्थिति इनका धीरे धीरे मजबूत हो रहा होता है और इसी आर्थिक मजबूती के कारण आपको 600 BCE से लेकर 600 CE बहुत नए नए चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इस समय में आपको क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारे नए नए धर्म का उदय होगा। क्यों उदय होगा? क्योंकि शायद हमारे जो
प्राचीन के जितने भी धर्म रहे थे उनमें बहुत कुछ लूप होल आ गया, बहुत सारी गलतियां देखने को मिली, बहुत ऐसे ऐसे लोग आ गए जो उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिए और एक बहुत सारे नए धर्म का उदय हुआ, जिसमें कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, आजीविका, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ से आते आते हम लोगों ने क्या देखा, सिक्के का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर याद हो तो इसमें सिक्के का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ तक आते आते सिक्के का इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया था। तो इस कारण से ये जो पूरा पीरियड है 600 BC से लेकर 600 CE बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। आगे बढ़ते हैं। इस समय में बहुत सारे आपको महाजनपद देखने को मिलेंगे। महाजनपद होता क्या है आखिरकार, तो जब बहुत सारे जनपद मिलने लगे, बहुत सारे जनपद मिलने लगे तो क्या बना, धीरे धीरे महाजनपद बना। जनपद क्या है, बहुत सारे जन जब बने, जब बहुत सारे लोग जब एक साथ आके रहने लगे तो एक जनपद का निर्माण हुआ, और उसी जनपद को जब बहुत सारे जनपद को मिलाया गया तो फिर महाजनपद का निर्माण होता है। और ये सारा कुछ गैंगेटिक प्लान्स में हो रहा था, और इसी का समय जो आपको देखने को मिलता है वो 600 BCE से लेके 4th सेंचुरी तक के समय में चलता है। हमें जितने भी टेक्स्ट हैं, ग्रंथ हैं, उनमें आपको टोटल ग्रंथों में 16 महाजनपद देखने को मिले हैं, जिसमें से कुछ कुछ बहुत प्रसिद्ध महाजनपद है, मगध, बज्जी, कौशल, गांधार, अवंती, काशी, पुरु, पंचाल और आदि। ऐसे आपको 16 महाजनपद देखने को मिले हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि इन जो 16 महाजनपद है, इन 16 महाजनपद को राजधानी के साथ करना आपका काम है। आप इन 16 महाजनपद को उनके राजधानी के साथ याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस महाजनपद में आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलती है। क्या कि इस महाजनपद को रूल करने के लिए 2 तरह के नियम थे, 2 तरह का पूरी सिटी बना हुआ था, 2 तरह का। पहला तरीका क्या था, एक तरीका था जो राजतंत्र था, ठीक है, जिसमें देखिए राजतंत्र में क्या देखने को मिलता है, राजतंत्र में राजा के द्वारा शासित किया जाता था। यहाँ पे एक राजा होते जो पूरे अपने राज्य में शासन करते थे। उसके बाद राजा का पद वंशानुगत होता था। यहाँ पे जो राजा का पद होता था वो वंशानुगत होता था, मतलब पिताजी के बाद उनका बेटा ही राजा बनेगा। जैसे कि कुछ है, जैसे मगध, कौशल, काशी, पंचाल, ये सारा आपका एक ऐसा महाजनपद है जहाँ पे राजा के द्वारा शासन किया जाता था और राजा वंशानुगत चलते थे। दूसरे में आते हैं कुलीन तंत्र। इनमें एक गणपत होते थे, वो लोग के द्वारा पूरी शासन चलाया जाता था, और ये जो होते थे ग्रुप ऑफ पीपल्स होता था, मतलब एक आदमी राजा ही सिर्फ रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं था, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल थे, उनके द्वारा पूरा शासन को चलाया जाता था। और ये कभी भी वंशानुगत नहीं होता था, मतलब अगर हम राजा बन गए हैं और अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमको चेंज किया जा सकता है। इतना अच्छा रूल था। इसको आप खराब मत सोचिएगा, इसमें भी बहुत सारे अच्छे महाजनपद देखने को मिले, जैसे कि बज्जी, मल और भी बहुत सारे। तो ये सारे ऐसे महाजनपद हैं जो कि कुलीन तंत्र चल रहे थे, ना कि राजतंत्र। दूसरी चीज में आते हैं, इस समय में क्या क्या चीज नया देखने को मिलता है, ठीक है, क्या कारण से इतना सारा नया कुछ देखने को मिला, तो वो कारण था सिर्फ और सिर्फ लोहे का औजार, ठीक है। मैसिव यूज ऑफ आयरन टूल्स, आयरन टूल्स का बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जा रहा था। और दूसरा बात, क्योंकि आयरन का बहुत ज़्यादा, लोहा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इस कारण से कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है, वो बहुत बड़े पैमाने पे हो रही थी। बात करेंगे कैसे हो रही थी, इन सारी चीज़ को समझेंगे। उसके बाद क्या देखने को मिलता है, इस समय में लोग धीरे धीरे पशुपालन की तरफ भी मूव कर रहे थे। अब जब इतना सब कुछ हो रहा है, लोहे का खोज आ चुका है, जब इनको कृषि करने का पता चल चुका है, जब ये पशुपालन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही थी। साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलता है कि आखिरकार महाजनपद चल कैसा रहा था। महाजनपद के कुछ फीचर्स को देख ले जल्दीबाजी में। तो फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं, हर महाजनपद के एक कैपिटल होता था, हर महाजनपद का एक राजधानी होता था, और यहाँ पे जितने भी थे वो किलेबंद थे, सारे फोर्टिफाइड थे, और साथ ही साथ यहाँ परमानेंट सेना रहती थी, स्थायी सेना रहती थी यहाँ पे, और नौकरशाही भी था यहाँ पे, मतलब ब्यूरोक्रेट्स थे। तो इतना अच्छा आपको महाजनपद देखने को मिलता है 600 BCE से, कितना अच्छा है। यहाँ पे सोचिए राजधानी है, जैसे आज के समय में राजधानी होता है, किले बंद होते थे, पूरा फोर्टिफाइड होता था, और साथ ही साथ इनमें स्थायी सेना रहती थी, परमानेंट आर्मी साथ में खड़ी रहती थी इनकी, और जो टैक्स होता था वो एग्रीकल्चर सरप्लस पे लगाया जाता था, मतलब कृषि आधारित ही टैक्स चल रहा था इस समय में। और क्या देखने को मिलता है,
व्यापारी, शिल्पकार, ये सब द्वारा क्या होता था, इन लोग भी टैक्स देते थे, क्योंकि इनके पास भी तो पैसा आएगा भाई। व्यापारी तो क्या इनके पास पैसा नहीं आएगा, शिल्पकार है इनके पास भी पैसा आएगा, शिकारी ये भी करके कुछ कमा ही रहे हैं, तो ये लोग से भी कर वसूला जाता था। और पड़ोसी राज्य में अगर हमको छापा मार के पैसा बढ़ाना है तो ये लोग तभी टाइम ये सारा कुछ बढ़ाते थे। मतलब कि मान लो हम देश हैं, एक राज्य हैं, एक राजा हैं, हमको दूसरे राजा से हमला करके अगर अपना बढ़ाना है अपना स्रोत पैसा तो हम बढ़ा सकते हैं। ये सारा कुछ देखने को इस समय में मिलता है। अब ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर 2, वो एक जगह पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, वो है मगध। ठीक है, हम लोग इसलिए बात करेंगे मगध के ऊपर। ये पूरा चैप्टर मगध पे ज़्यादा फोकस्ड है, तो जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले इस स्थान को देख ले, तो स्थान बिहार में स्थित है जहाँ से क्लासेस हो रही है, तो इसका लोकेशन प्रेजेंट डे बिहार है। साथ ही साथ देखने को क्या मिलता है, इसका पहला जो शुरू में जो राजधानी बनाया गया था वो राजगृह था। ठीक है, राजगृह में इसका सबसे पहले राजधानी बनाया गया था, फिर बाद में इसको 4वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र कर दिया गया। बाद में, स्टार्टिंग में याद रखना है इसकी राजधानी राजगृह थी और इसको बाद में पाटलिपुत्र कर दिया गया। तुमसे सवाल है कि किस राजा ने इसको बदल करके पाटलिपुत्र किया था, जरूर से जरूर आंसर देना कि कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने इनको पाटलिपुत्र किया, राजधानी को राजगृह से बदल के। मतलब शुरू के समय में राजगृह और बाद में 4वीं शताब्दी में आते आते इसका राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। क्यों इतना पावरफुल है, क्यों सर मगध के बारे में ही क्यों दिया है, कोई और इतने सारे तो आपने बताए अभी महाजनपद, लेकिन आखिरकार मगध के बारे में ही क्यों दिया है, क्या रीजन है उसका? तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कृषि बहुत अधिक मात्रा में होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि ये जो क्षेत्र है आपका बिहार वाला, इसमें मिट्टी की उर्वरक शक्ति अधिक होती है। उसके बाद लोहे की उपलब्धता थी, यहाँ पे आयरन अवेलेबल था, एलिफेंट्स थे यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ही अच्छा एक मीडियम था, संचार करने का एक बहुत बढ़िया मीडियम था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदियाँ थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गंगा जैसी नदी बहती है, जिस कारण से लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते थे। संचार का माध्यम बहुत अच्छा बना हुआ था, अगर किसी को यहाँ से सामान लेके कहीं और जाना है तो वो जा सकता है। उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे राजा थे जो कि अपना सोच हमेशा से रखे थे कि अपने विस्तार कितना कर सकते हैं क्षेत्र को। राजा में जैसे बिंबिसार हैं, अजातशत्रु हैं, महापद्मानंद हैं, तो ये सब जितने भी राजा हुए हैं ये सारे राजा पूरा डेडिकेटेड थे अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए। आगे देखने को क्या मिलता है कि ये जो चैप्टर है ये कंप्लीटली मौर्य में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मौर्य को कौन इस्टेब्लिश किए। मगध से जब नंद वंश हुआ, नंद वंश के बाद एक नए वंश का स्थापना किया गया और वो नए वंश का स्थापना जो था वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश को हटा करके मौर्य वंश को लाया गया, जो आपके 321 ईसा पूर्व 321 BC में बनते हैं। पाटलिपुत्र राजधानी थी तभी टाइम। उसके साथ साथ ये उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ पूरा क्षेत्र था। तो अब समझने वाला बात बस ये है कि इतना बड़ा एरिया मगध एम्पायर का था, जो कि बाद में मौर्य वंश ले लिया। लेकिन इतना बड़ा एरिया जो मौर्य वंश तक आते आते खुद में सोचो अफगानिस्तान से लेकर के आंध्र प्रदेश तक फैल चुका था, इतना बड़ा एरिया था। आगे देखते हैं, आगे देखने को मिलेगा कि कब आखिरकार मगध वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है, कब उनके बारे में खोज किया गया। तो 19वीं शताब्दी में इसका खोज होता है और जैसे ही इसका खोज हुआ जितने भी राष्ट्रवाद हैं, जितने भी नेशनलिस्ट लोग हैं, उनको बहुत ही खुशी लगा, उनको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्राउड फील किए कि आखिरकार हमारे भारत में ऐसा एम्पायर था। तो इसमें इनको अशोका को देखने के मिला और अशोका एक ऐसे राजा हैं जो बहुत ही इंस्पायरिंग है, उनसे बहुत सीख मिलती है। क्योंकि अभी समझ में आएगा क्यों इतना अशोका के बारे में बात किया जा रहा है और जितने भी लोग हैं वो अशोका से इतना इंस्पायर क्यों होते हैं। उसका रीज़न कुछ ऐसा है, अशोका के रीज़न को अगर ध्यान दें तो वो 272 से लेकर 231 BC का समय था और इस समय में वो बहुत कुछ किए। पहले तो अपना विस्तार किए, पूरा क्षेत्र का विस्तार किए। देखो ये जब आए अपने किंगडम में, जब अपना शासन संभालते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं अपने क्षेत्र का विस्तारीकरण। उसके बाद ये बौद्ध धर्म के प्रचार में लग जाते हैं।
बहुत अधिक मात्रा में बौद्ध धर्म करते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और लोगों को कोशिश करते हैं कि वो भी बौद्ध धर्म के बारे में जाने और उनके सीख को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो इसके लिए उन्होंने धम्म वम को इस्टेब्लिश किया। धम्म मतलब क्या है, देखो जीवन जीने का धार्मिक तरीका, कि किस तरीके से आखिरकार ज़िंदगी को जीना है, तो उसके लिए वो धम्म इस्टेब्लिश करवाएं, जो बुद्धा के ऊपर थोड़ा उनके तरफ ज़्यादा फोकस किया गया था, इसके लिए धम्म बनाया गया था। साथ ही साथ ये शिलालेख भी धीरे धीरे अपना स्टार्ट करते हैं। याद रखो, शिलालेख स्थापित करने वाले पहले राजा थे। स्टार्टिंग में बुक का ऐसे हुआ है जेम्स प्रिसेप, ठीक है, तो उस चीज़ को याद रखना। ये सबसे पहले राजा थे जिन्होंने शिलालेख के ऊपर छपवाना शुरू किया, जिसका फ़ायदा लिखवाना शुरू किया, जिसका फ़ायदा आज तक है। आज तक हम इतिहास के बारे में इस कारण से ही जान पाते हैं क्योंकि शिलालेख हमें देखने को मिल रहा है। जेम्स प्रिसेप भाई साहब को मत भूलना। अच्छा, उसके बाद ये धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक आदमी को अपॉइंट कर दिए जिसका नाम है धम्म महात्मा। एक इंसानी अपॉइंट है जिसका काम क्या है, बुद्धिज़्म को फैलाना, बुद्धिज़्म धर्म के बारे में लोगों को बताना और सबको उस में उतारना, सब उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे, ऐसा कर देना। उसके बाद बढ़ते हैं, इनकी कितनी अच्छी खासियत है। इनकी प्रशासन को देखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। प्रशासन कुछ ऐसा था कि इनकी एक राजधानी हुआ करती थी और 4 प्रांत केंद्र, मतलब क्या कि एक राजधानी है लेकिन ये चारों साइड से अपने क्या करते थे, केंद्र बना के रखते थे ताकि इनका प्रशासन एकदम सुचारू रूप से चल सके। कहाँ कहाँ पे रखे 4 पंडन, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। इन सारे जगह पे इनका क्षेत्र था, 4 प्रांतीय क्षेत्र केंद्र बांटे हुए थे ताकि इनका प्रशासन में कोई तरह का दिक्कत ना हो, अच्छे से चलता रहे। तो ये हर एंगल से सब साइड से इसको बना के रखे थे। राजधानी और प्रांतीय क्षेत्र के आसपास नियंत्रण सबसे मजबूत होता था, क्योंकि याद रखो राजधानी बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि वो बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उनमें कंट्रोल कर सके। राजधानी में ही सारा कुछ रखा जाता है इसीलिए। उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि सेना के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी और उप समिति भी था, ठीक है। उप समिति कैसे देखने को मिलता है, देखो सेना के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है, अलग अलग बनाया गया क्षेत्र है। जैसे कि देखने को क्या मिलता है, लिटरेसी के लिए, मतलब कि अगर इनको क्या क्या सोर्सेस हैं हमारे पास, तो सोर्सेस के लिए तुमको अर्थशास्त्र देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा ये सारा कुछ तुमको देखने को मिलता है। और साथ ही अर्थशास्त्र कौन लिखे हैं, तो इनको जिन्होंने बनाया था, ठीक है, चाणक्य। उसके बाद इंडिका में भी एक स्रोत देखने को मिलता है और बुद्ध और जैन के बहुत सारे ग्रंथ जिनमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बात किया गया है। और इनके अगर दूसरे पुरातत्व खोज पे जाओगे तो अशोक ने जितना भी शिलालेख को इस्टेब्लिश कराया है वो सारा कुछ हमारे लिए स्रोत का काम करता है। और इनके सिक्के बहुत सारे हैं जो कि आज तक हमें मिलते हैं, तो जिससे हम समझ सकते हैं कि आखिरकार ये किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। और गुफा शिलालेख, जितना भी गुफा शिलालेख है वो सारा कुछ से हमको समझ में आता है कि आखिरकार ये क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं। जब इस साम्राज्य का विघटन हुआ, जब ये साम्राज्य डिक्लाइन की, तब क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले, ये भी तुम्हारे चैप्टर में बात किया गया। जब डिक्लाइन करता है तो क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। नॉर्थ में देखने को मिलेगा शुंग, कन्नव, गुप्तास, ये सारे कोई आने लग जाते हैं। साउथ में सातवाहन, वाकाटका, चोल, पांड्य, ये सब अपने को ज़्यादा इस्टेब्लिश कर रहे हैं साउथ में। तो नॉर्थ साउथ याद रखना कौन कहाँ पे। वहीं पे अगर नॉर्थ वेस्ट वाले में बात करें तो शक, कुषाण, ये सारे कोई आकर के अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। क्या क्या आखिर का स्रोत है, हमको इस सब के बारे में जानकारी कहाँ से मिला, हमारे स्रोत का क्या काम कर रहे हैं। तो स्रोत क्या देखने को मिलता है, एक सबसे पहला स्रोत साहित्य अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, ये सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरा चीज़ क्या, जो कि मुद्रा राक्षस के द्वारा लिखा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम मुद्रा राक्षस के द्वारा लिखा गया, ठीक है। उसके बाद क्या, सिक्के हैं, हमारे पास बहुत सारे सिक्के हैं जो कि हमको प्रमाण देती है कि आखिरकार ये सारा कुछ है। उसके बाद शिलालेख दूसरा एक स्रोत का काम करता है। और प्रयाग प्रस्तुति, ये जो जितना भी चीज़ है हमको इससे पता चलता है राजा के बारे में। तो राजा एक तुम्हारा अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस दूसरा चीज़, और तीसरा सिक्का, इंस्क्रिप्शन और प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है समझ लो, प्रशस्ति आगे पढ़ते हैं, प्रशस्ति क्या होता है आगे में भी इसका जिक्र किया गया है। राजा अपने आप को राजा बनाने के लिए कि हम राजा हैं, इसके लिए बहुत कुछ करते थे। सबसे पहला होता था चिपदम, मुखियापन। मुखियापन में क्या होता है, जैसे ज़्यादातर साउथ इंडिया दक्षिण भारत में देखने को मिला है। दूसरी शताब्दी के आसपास में चोला, चेरा, पांड्यास लोग ये मैक्सिमम करते थे। होता क्या था
कि दक्षिण वाले एरिया में कुछ क्षेत्र पे कब्जा कर लिए। कब्जा करने के बाद ये अपने आप को मुखिया स्थापित किए कि हम यहाँ के मुखिया हैं भाई और कुछ भी नहीं। फिर मुखिया के बाद फिर दूसरा एरिया कब्जा किए, मतलब जीत करके दूसरा एरिया है, तीसरा एरिया है, इस तरह से बड़े क्षेत्र को बनाना शुरू किए। और फिर मुखिया से धीरे धीरे ये राजा बनने का एक सफर होता है। तो ये चोला चेरा पांड्या उसको ऐसे ही थे, पहले थोड़े मोड़े एरिया पे कब्जा करके मुखिया बने, फिर उसके बाद बड़ा बड़ा क्षेत्र को कब्जा करके राजा बन गए। तो ये सारा कुछ देखने को मिलता है यहाँ पे, एकदम मुखियापन जैसा नियम कानून था, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया। उसके बाद दूसरा चीज क्या था, डिवाइन किंगडम, मतलब क्या, दिव्य राजा, मतलब अपने आप को भगवान के तुलना पे लाना ताकि लोग हमको मानना शुरू कर दे। तो क्यों नहीं मानेंगे, आखिर क्या रीजन है कि नहीं मानने का? तो नहीं मानने का रीजन क्या है कि बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब किस जाति से आते हैं, इसका कोई जिक्र नहीं था। कोई कहते थे कि ये किसी निचली जात से आता है तो वो हम पे राज कैसे कर सकता है, तो ये उस धर्म का है, ये हम पे राज कैसे करेगा, वो तो नीच में है, हम ऊंच हो गए तो वो हम पे राज नहीं कर सकता। और लिखा हुआ था किताबों में कि क्षेत्र जो है वही क्या कर सकते हैं, राजा बन सकते हैं। तो इस कारण से बहुत सारे राजा थे, जैसे कि सातवाहन हो गए, कुषाण हो गए, ठीक है। जैसे देखो साफ साफ लिखा है, कुछ शासकों की उत्पत्ति अस्पष्ट थी, कैसे आखिरकार वो आए, मतलब इनके मम्मी पापा, उनका वंश क्या रहा है, इसके बारे में जिक्र नहीं था। तो हर आदमी अलग अलग आइडियोलॉजी देता था कि अरे ये राजा तो ये धर्म से, मतलब ये जाति से है, तो वो हम पे राज कैसे करेगा, क्योंकि लिखा हुआ साफ साफ था कि क्षेत्र ही हम पे राज कर सकते हैं, वही राजा बन सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया, उनके नाम के साथ देव समान क्या किया गया, उनका टाइटल लगा दिया गया, ताकि आगे चल के जितने भी लोग हैं उनको मानना शुरू कर दे, बस इस बेस पे कि ये राजा भगवान के दर्जे पे आता है, ठीक है। तो वो लोग सब कुछ पाने के लिए देवी उपाध्याय लगाने लगे अपने साथ साथ, ठीक है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। जैसे कि कुषाण लोग भी करते हैं, अपने नाम के आगे देवपुत्र, मतलब क्या, ईश्वर का पुत्र। ऐसे में क्या होने लगा कि जितने भी लोग हैं उनको मानना शुरू कर दिया, कोई कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि बोलेगा तो लोगों को डर रहता था। तीसरा चीज जो हम बोले थे कि इस पे हम बात करेंगे, तो वो आ ही गया आखिरकार, वो क्या है, प्रशस्ति। तो उस पर भी आते हैं कि क्या आ गया प्रशस्ति। हाँ, तो इस पे भी देखने को क्या मिलता है प्रशस्ति में भी, कि यहाँ पे क्या किया जाता था, जितने भी राजा होते थे वो अपने लिए, मतलब कि अपना ज़्यादा नाम हो जाए, इसके लिए कोई कोई कवि से अपने बारे में लिखवाते थे, मतलब कि बड़े बड़े फोटो बनवा लिए हैं, बड़े बड़े स्टैच्यू बनवा लिए, उनमें अपने बारे में उल्लेख करते थे कि आखिरकार हम कैसे हैं। तो इस सब प्रोसेस से क्या करते थे, जो अपने दरबारी कवि के द्वारा अपना प्रभाव को दिखाने के लिए कि हम इतने अच्छे हैं, ये लोग कुछ बढ़ा चढ़ा करके अपने बातों को लिखवाते थे। इसमें से सबसे बड़ा एक उदाहरण है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। इसमें ये लोग क्या करते थे, अपने आप को एकदम इंद्र के समान दिखाना, समुद्रगुप्त का एक एग्जाम्पल है, अपने आप को इंद्र के समान दिखाना, अपने आप को विष्णु के समान दिखाना, इस तरह का बढ़ा चढ़ा करके ये लोग कवि के द्वारा लिखवाते थे अपना बाकायदा पूरा बढ़िया से। इससे क्या होता था, आगे चल करके जितने भी लोग हैं वो इनको मानना शुरू कर देते थे, बस इसलिए कि चलो यार ये राजा क्या है, इनके समान है, मतलब इनमें कुछ तो बात होगा। ये लोग लिखवा करके इस तरह से अफवाह फैलाते थे। आगे आते हैं कि आखिरकार हमको स्रोत क्या कुछ देखने को मिला इसके बारे में। तो स्रोत साफ साफ है शिलालेख। दूसरा है कि जातक और पंचतंत्र। तो जातक और पंचतंत्र में लोग अपने अपने बारे में लिखते थे, जो समाज होता था उनके बारे में लिखा जाता था। पंचतंत्र में लोगों को ज्ञान देने के लिए जानवरों की कहानियों से वो कोशिश करते थे कि वो पूरे समाज के बारे में लिख पाएँ। खराबी क्या है कि ये सब स्रोत में हम लोगों को कुछ लोगों के बारे में पता नहीं चलता है, जैसे कि किसान हो गया, भूमि स्वामी हो गए, तो ये सब के बारे में हमको वातक के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि ये समाज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसा स्रोत है जिसमें कि हमको और बहुत कोई के बारे में नहीं पता चलता है, जैसे कि हमको शिकारियों के बारे में पता नहीं चलेगा। जैसे जातक और पंचतंत्र में हमको किसानों के बारे में पता चल जाता है, लेकिन हमें शिकारी, पशुपालक, मछुआरे, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी नहीं मिल पाता। ये इसके साथ थोड़ी सी खराबी देखने को मिलती है ये स्रोत के साथ। उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि आखिरकार जमीनें क्या होती थी, जमीनें अनुदान क्या नियम कानून था। तो इससे क्या देखने को मिलता है कि जमीन का आकार भिन्न होता था। मान के चलो कोई एक आदमी है, इस आदमी को कुछ ज़्यादा बड़ा लैंड दे दिए, ठीक है, भूमि दान दे दिए, और ये कोई एक आदमी इसको थोड़ा कम मात्रा में भूमि दान दिए, ऐसा भी होता था। साथ ही साथ उनके अधिकार भी भिन्न भिन्न थे। मान के चलो ये अगर कोई आदमी है, इसको हम बोले कि भाई तुमको इतना बड़ा ज़मीन दिए हैं तो तुमसे हम कर भी लेंगे, और इनको बोल दिए कि नहीं आपको दिए हैं, आपसे कर भी नहीं लेंगे, आपका कर माफ़ होगा, ऐसा भी हो सकता था।
भूमि दान में कभी कभी होता था कि हम जो आपको भूमि दान किए हैं उससे हम कर भी वसूल सकते हैं, अधिकार किसी किसी को ऐसा मिला है, और किसी किसी को अधिकार ये मिला है कि नहीं आपको भूमि दान दिए तो दिए, वो पूरी भूमि आप ही का हो गया। उसके बाद क्या देखने को मिलता है, एक अग्रहर करके होता था, भूमि दान किया जाता था जो ब्राह्मणों को किया जाता था, और इस पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लिया जाता था। साथ ही साथ कैसे पता चला है हमको इसके बारे में, तो हमको इसके बारे में स्टोन्स में लिखा हुआ, पत्थरों पे शिला लिखा हुआ, कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ हमको इसका जिक्र देखने को मिला है। राजा लोग कॉपर प्लेट में लिखाते थे कि मैंने इस राजा को दान दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सारा कुछ ये लोग लिखवाते थे। अब आगे बढ़ते हैं, वही सारी चीज़ लिखा हुआ है कि इनका अधिकार समय अलग अलग था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर सीयूटी में पूछता है, हर बार एमसीक्यू में पूछता है, तो इसको जरूर करना, किसान उत्तर भारत में आमतौर पे 3 वर्ग में थे। कैसे? एक ऐसे लोग जो कि बहुत बड़े भूमि स्वामी हैं, जिनके पास बहुत बड़ा भूमि है, एक ऐसे लोग जिनके पास छोटे किसान हैं, जिनके पास कुछ मात्रा में भूमि है, किसी तरह से अपना जिंदगी को गुजार रहे हैं, और एक ऐसे लोग जिनके पास कोई भूमि ही नहीं है, वो दूसरे के यहाँ जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। इस 3 वर्ग में लोग बटे हुए थे। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो वहाँ पे भी देखने को मिला है 3 वर्ग, एक है बिलालेर, ठीक है, दूसरा है उजावेर और आदमनी। तो ये जो 3 है ये दक्षिण भारत में उल्लेखनीय है। मतलब साफ है कि बड़े भूमि के लिए ये शब्द का यूज़ किया गया है, छोटे किसान के लिए ये शब्द का, और भूमिहीन के लिए ये शब्द का। तो ये एकदम बहुत अच्छे से करना है कि आखिरकार ये दोनों का नाम कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, मतलब कि ये इनके लिए यूज़ किया गया शब्द है साउथ इंडिया में। आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार क्या हुआ जो इस समय में कृषि बढ़ गया, क्या रीज़न था जिस कारण से कृषि का बढ़त देखने को मिलता है हमको। तो वो रीज़न साफ साफ है कि इस समय में जो भी प्लग होता था, जो हल होता था, उसके इस्तेमाल में यहाँ पे टिप के लास्ट में लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा। क्योंकि लोहे का इस्तेमाल होता था तो भूमि के वो बहुत डीप अंदर तक जाता था, जिस कारण से अब जो उत्पादन होगा वो अधिक मात्रा में होगा, ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये लोग ट्रांसप्लांटेशन सीख गए थे, रोपाई कैसे करना है, एक जगह से अगर ट्रांसप्लांटेशन दूसरी जगह पैडी को, धान को पहुंचाना है, तो वो लोग सारा कुछ करना सीख गए थे। इस समय में इरिगेशन बहुत अच्छे पैमाने पर हो रहा था। वो लोग कुओं, टैंकों, नहरों के द्वारा से क्या करते थे, सिंचाई का इस्तेमाल कर करके कृषि कर रहे थे। जब इतना सब कुछ होने लग गया तो इनका खुद ब खुद स्थिति बेहतर होने लग गया, कृषि और बड़े पैमाने पे हो रहा था। अब आते हैं कि आखिरकार भूमि दान होता किसको था, कौन थे जो कि भूमि दान करते थे। तो भूमि किसको किसको दिया जाता था, सबसे पहले याद रखना, ब्राह्मणों को और धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। क्यों देते थे, क्यों आखिरकार दिया जाता था ये भूमि दान? तो देने का कारण साफ साफ था, या तो चाहते थे कि कृषि का विस्तार हो, अगर हम दान कर दिए भूमि तो उस जगह पे फिर से कोई कृषि करेगा, ठीक है, मान के चलो अगर किसी ब्राह्मण को दिया गया, वो वहाँ पे कृषि करवाया, तो इस तरह से ये चाह होती थी शायद कृषि का विस्तार हो। या कभी कभी किसी सहयोगी को जीतना होता था, मान के चलो किसी से मेरा लड़ाई होने वाला, तो हम उसको क्या किए, भूमि दान दे दिए। भूमि दान देने से क्या हो गया, उसका लगा कि भाई बहुत अच्छा इंसान है, हाँ अब इससे क्या ही हम ये करें, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, हमसे मिलने का कोशिश करेगा, वो हमसे बिना लड़ाई किए हम दोनों क्या हो गए, दोस्त हो गए। और तीसरा चीज़ क्या था कि अपनी शक्ति को दिखाना, जो ये लोग फेक दिखाते थे। मान के चलो कि कोई एक राजा है, वो 5 कट्ठा किसी को ज़मीन दान किया है, तो हमको पता चला हम क्या किए, 20 कट्ठा ज़मीन दान कर दिए। क्यों? ताकि सामने वाला से ज़्यादा अपने आप को मजबूत दिखा पाएँ, बस इसके लिए। उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि ये जो समय है, इस समय में तुमको देखने को मिल रहा है प्रारंभिक इतिहास काल के शहर, ये पूरी शहर को दूसरा क्या माना जाता है, दूसरा शहरीकरण माना जाता है, सेकंड अर्बनाइजेशन इसको माना गया है। तो आप पूछोगे क्यों आखिरकार सेकंड अर्बनाइजेशन, तो इसका रीज़न बस एक है, क्योंकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो चुका है, इसीलिए इसको दूसरा अर्बनाइजेशन मानेंगे। क्योंकि पहला अर्बनाइजेशन ऑलरेडी हड़प्पा सिविलाइजेशन में हो चुका है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा शहरीकरण बोलेंगे। इसमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे शहर विकसित हुए गंगा के नदी के किनारे, साथ ही साथ कुछ शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहर, मथुरा। स्रोत हमारे पास क्या है, स्रोत के लिए हमको वोटिव इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या है, जब कोई आदमी किसी को दान देता था या गिफ्ट करता था, तो वो अपने नाम के साथ लिखाता था कि मैंने ये दान किसको किया है भूमि, या ये गिफ्ट मैं किसको दे रहा हूँ, और मैं कौन हूँ देने वाला, ये दोनों नाम लिखा होता था। जैसे आज के समय में भी टू और फ्रॉम लिखा होता है, वैसे ही यहाँ पे जो भी भूमि दान होता था उसके बारे में ये लोग लिखते थे कि हम दे किसको रहे हैं और देने और जो ले रहे हैं वो कौन है।
तो ये सारा कुछ देखने को मिलता है। दूसरा स्रोत जो हमारे पास है वो कलाकृति है। ये दो स्रोत से हमको पता चलता है कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन कैसे हो रहा था, शहर में किस तरह के लोग थे, समाज कैसा था, हमें इन सारे स्रोतों से पता चलता है। उसके बाद एक चीज़ और हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पे दो तरह के लोग थे। एक ऐसे लोग जो कि कुलीन वर्ग में आते थे और एक ऐसे लोग जो आम लोग थे जिनका जिंदगी काफ़ी आम था। क्या है देखो इसमें, यहाँ जो कुलीन लोग थे ये लोग किले बंद बस्तियाँ में रहते थे क्योंकि ये कुलीन वर्ग है, और ये अधिकतर क्या करते थे, काले पॉलिश बर्तन, आभूषण, बर्तन, मूर्तियाँ, ये सब का इस्तेमाल करते थे और ये मतलब समझ लो थोड़ा अमीरी वाला ज़िंदगी जी रहे हैं। वहीं आम लोग जो हैं ये अपने बारे में क्या करते हैं, इनके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। इनके बारे में भी हमें वही वोटिव इंस्क्रिप्शन, देखो यहाँ मन्नत है, इसको जरा सा समझना, ये भी वोटिव इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, मतलब वही लेन देन के बारे में, वहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ तुमको क्या देखने को मिलता है, ये जितने भी लोग थे ये गिल्ड और श्रेणी में रहते थे, मतलब पूरी समूह एक जगह पे रहती थी। जैसे कि मान लो कि अगर व्यापारियों का समूह है तो वो एक गिल्ड बना के, एक श्रेणी बना करके रहेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रहेगा। कितना अच्छा आज के समय जैसा ही देखने को मिलता है। लोग पहले कैसे ऑर्गेनाइजेशन बना करके इस समय में रह रहे हैं, एक श्रेणी बना करके रह रहे हैं कि भाई मेरा मर्चेंट का ग्रुप है तो हम एक साथ रहेंगे। आज भी ऐसा ही होता है, आज भी लोग श्रेणी बना बना करके ही काम को कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आखिरकार ये लोग व्यापार करते होंगे तो किस तरीके से करते होंगे, तो इनके पास तुमको देखने को मिलता है व्यापार के लिए दो तरह का मार्ग था। एक होता है तुम्हारे लिए जल मार्ग और एक होता है तुम्हारे लिए भूमि मार्ग। तो पहले भूमि मार्ग के बारे में बात करते हैं। तो ये अफगानिस्तान के रास्तों से मध्य एशिया तक पहुंच जाते थे और इस्तेमाल देखो, क्योंकि भूमियों का कर रहे हैं तो इस्तेमाल करने के लिए क्या होगा, बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। वहीं जब भूमि की बात की जाए तो भूमि में ये लोग लाल सागर के माध्यम से उत्तरी अफ्रीका चले जाते थे, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से ये लोग दक्षिण पूर्वी एशिया चले जाते थे, मतलब क्या, ये लोग नॉर्थ अफ्रीका रेड सी के जरिए चलते थे और साउथ ईस्ट एशिया बे ऑफ बंगाल की तरफ से जाते थे। और ये लोग अधिक मात्रा में जहाज़ों का इस्तेमाल करते थे और आराम से व्यापार हो रहा था इनके समुद्री मार्ग से भी। क्या क्या चीज़ आखिरकार निर्यात और आयात था, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस किस चीज़ों का करते थे। निर्यात की अगर बात करें तो निर्यात में तुमको देखने को मिलता है नमक, अनाज, कपड़ा, धातु अयस्क, लकड़ी, मसाले, काली मिर्च, मोती, लौरी, हीरे, नीलम, कछुए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ का, दालचीनी, इन सारे चीज़ों का क्या करते थे, ये इस्तेमाल करते थे। वहीं पे क्या क्या चीज़ इनके लिए आता था, इंपोर्ट क्या 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 माध्यम था। इंपोर्ट के लिए कॉइन, टोपाज, क्रूड ग्लासेस, कोरल्स, टीन, लीड, इन सारी चीज़ का ये क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, जो कि आता था। लेकिन मैक्सिमम चीज़ तुमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ से जाता था, क्योंकि देख लो इतना सामान है जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब इतना सारा कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है तो हमारे पास पैसा क्या होगा, आएगा। इसीलिए तुमको देखने को मिलता है कि हमारे पास धीरे धीरे इतना पैसा आने लग गया कि हम अपने आप को बोल सके कि हम सोने की चिड़िया हैं। लेकिन वो चिड़िया फिर उसी लालच के कारण सबको आना शुरू कर देंगे। मात्र इतना सामान था जिसको हम लोग क्या करते थे, आयात के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैक्सिमम सामान हम लोग क्या करते थे, बस बेचते थे बाहर की ओर। अब आते हैं दूसरे चीज़ पे कि इस समय में आखिरकार जब आयात और निर्यात इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है तो हम लोग क्या सिक्कों का इस्तेमाल नहीं करते होंगे। तो हाँ, क्योंकि अब आयात निर्यात इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है तो हम लोग सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं। सिक्के के लिए क्या, सबसे पहले पंचमार्क सिक्का देखने को मिलेगा, पंचमार्क सिक्का। इसमें तुमके तांबे और चांदी के सिक्के बने हुए दिखते थे। साथ ही साथ ये महाजनपद और मौर्य के द्वारा जारी किया जाता था। फिर आए इंडो ग्रीक के सिक्के। ये सिक्के में तुमको क्या देखने को मिलता है, शासक अपना नाम के साथ साथ अपना छवि भी दर्शाता था, अपना इमेजेस प्रिंट कराने लग गया अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए। ये सिक्का किसका, चांदी और तांबा का बनता था, सिल्वर एंड कॉपर का इस समय में तुमको देखने को मिलता है क्या, कि सिक्के बनते थे। कुषाण लोग फिर आते हैं। कुषाण लोग के सिक्के में तुमको एक बहुत अलग चीज़ देखने को मिलेगा कि इनके सिक्के में क्या होता है, सबसे पहली बार सोने का सिक्का चलाने वाले कुषाण हैं। सबसे पहले जारी किए गए सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा किया गया है, ठीक है। और ये जितना भी सिक्का का वजन होता था वो रोमन और पार्थियन के द्वारा, जो ईरान में उसी सामान का वजन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। बहुत बड़े पैमाने पे सिक्के का हमको संग्रह देखने को मिला है इस समय के काल में, मतलब बड़े पैमाने पे सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे। उसके बाद आते हैं गुप्ता कॉइन्स। ये जो गुप्ता का कॉइन्स है इसको याद रखना, ये सबसे शुद्धता, ठीक है, सबसे शुद्धता वाले सोने के सिक्के हमें गुप्ता काल में देखने को मिलता है, गुप्ता के समय में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा प्योरिटी कॉइन में इसी समय में था। ये भी गोल्ड सिक्के चलाते थे लेकिन बहुत ही प्योर, याद रखना, सबसे प्योर अगर पूछा जाए तो वो गुप्ता मार के आ जाना, ठीक है। और इसलिए तुमको क्या देखने को मिलता है कि इस समय में सिक्के
का इस्तेमाल चलते जा रहा था। दूसरे में आते हैं और भी कुछ ट्राइबल्स लोग थे, जनजाति लोग थे, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के कुछ आदिवासी गणराज्य थे जो कि सिक्कों का इस्तेमाल कर रहे थे, सिक्कों को जारी कर रहे थे। अब आते हैं हमारे पास कि क्या क्या आखिर हमारे पास इससे सुविधाएं देखने को मिलती है। सुविधाएं क्या क्या है कि हमें देखने को मिला है पत्थर, धातु और मिट्टी के बर्तन, ठीक है, जिसमें कि ये लोग क्या करते थे, कुछ चीज़ लिखवाते थे। यही लिखवाना क्या है हमारे लिए स्रोत का भी एक काम कर दिया। पत्थर की धातु पर, मिट्टी की धातु पर, बर्तनों पर ये लोग कुछ चीज़ लिखवाते रहते थे। ये लोग क्या करते थे, स्थायी अभिलेख भी हमें यहाँ देखने को मिला है इस समय में, ठीक है। इस पर कुछ चीज़ें अंकित की गई हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे डेट्स वगैरह सब अंकित किया गया है, इसमें प्रिंटेड है डेट्स। इससे हमको आज तक समझ में आ रहा है कि उस समय में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। और हमको ये सारा कुछ जैसे कि कार्बन डेटिंग होता है वैसे हम लोग पढ़ के आगे चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसमें जितना भी इंस्क्रिप्शन मिला है सबसे अगर हमको पुराना प्रारंभिक अभिलेख में सबसे पुराना अगर लैंग्वेज देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, प्राकृत लैंग्वेज में हमको इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं। प्राकृत लैंग्वेज याद करो, बुद्धा के टाइम में भी तुम पढ़े होगे। अब आते हैं क्या तुम्हारा कि ये लोग आखिरकार किस तरीके से सिक्कों का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। तो इन सारे चीज़ में तो हम लोग ये सारा कुछ देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या देखने को मिलता है कि ये जितना भी इंस्क्रिप्शन होता था उसमें राजा लिखवाते क्या थे। आमतौर पे उस पर राजा क्या करते थे, अपने बड़ाई, अपने अचीवमेंट्स को दर्शाते थे, ठीक है। वो कितना कुछ डोनेशन कर रहे हैं, ठीक है, कितना कुछ ये दे रहे हैं, लोग इनसे कितना ले रहे हैं, ये सारा कुछ अपने शिलालेखों में लिखाते थे। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि ये अपने बारे में हमेशा उपलब्धियाँ, अपना आदेश कि राजा आखिरकार क्या कहना चाह रहा है, उन सारी चीज़ों को, राजा क्या आज ऑर्डर दिया, समाज कैसा होना चाहिए, क्या नियम कानून होने चाहिए, वो सारा कुछ शिलालेख में लिखवाता था। और खास करके अपना अचीवमेंट, अपने बुराइयों को थोड़ा कम दर्शाते थे राजा। यही अभिलेख के साथ थोड़ा खराबी देखने को मिलता है। अब आते हैं ब्राह्मणी लिपि के ऊपर। तो ब्राह्मणी लिपि तुमको देखने को मिलता है, यूरोप विद्वान बहुत सारे आए, वो लोग साथ मिल करके ब्राह्मणी लिपि को देवनागरी लिपि से समझने का कोशिश किए, ठीक है। तो याद रखना, ब्राह्मणी लिपि को देवनागरी और बंगाली लिपि से समझने का कोशिश किया जा रहा था। और इन सारे स्क्रिप्ट को क्या किया गया, मिला करके तुलना किया गया, और इस तुलना के तहत हम लोग ब्राह्मणी लिपि के बारे में समझ पाते हैं। अब आते हैं खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि में जो भी चीज़ लिखा गया, इसको हम लोग ग्रीक लैंग्वेज के से पढ़ करके समझने का कोशिश किए हैं, ग्रीक लैंग्वेज से। याद कर लो, खरोष्ठी लिपि बंगाली और देवनागरी लिपि में लिखा गया है। वहीं अगर हम ब्राह्मणी लिपि का बात, खरोष्ठी लिपि का बात करा जाए तो वो तुमको ग्रीक में देखने को मिलता है। मतलब क्या, ब्राह्मणी, देवनागरी और बंगाली में, और वहीं खरोष्ठी लिपि जो है वो तुम्हें ग्रीक लेटर्स के साथ मिला करके कोशिश किया गया कि हम लोग इसको डिकोड कर सकें। अब आगे आते हैं कि हमको आखिरकार इसमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। ये जितने भी अभिलेख हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि बहुत धुंधले ढंग से हो चुका है, क्योंकि बहुत समय काल बीत गया, इसलिए ये बहुत धुंधला हो चुका है। बाकी क्या, बहुत सारे जितने भी इंस्क्रिप्शन वो अब टूट चुके हैं, क्योंकि बहुत पुराना समय काल हो चुका है, तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन टूट चुके हैं, थोड़ा क्षति पहुंच गया है, इसलिए कुछ लैंग्वेज क्या है वो गायब है। अब उस मान के चलो कुछ लिखा हुआ है, फिर बीच में गायब, फिर यहाँ लिखा हुआ, तो इस बीच में आखिरकार क्या लिखा गया है ये समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ अभी तक क्या लिखा है क्या नहीं, उसका एग्जैक्ट मीनिंग हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि राजा किस सोच से लिखे थे, क्या मकसद था उनके लिखने का, वो आज तक हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलता है कि ये जितना भी चीज़ है इनमें हमें क्या इम्पॉर्टेंट क्यों रिकॉर्ड है, क्या इन्फॉर्मेशन वो देना चाहता है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और जितना भी चीज़ जानकारी मिला है वो बहुत ज़्यादा किसी एक सोच से मिला। मान के चलो हम राजा हैं और हम अपना इंस्क्रिप्शन लिखने वाले हैं, तो हम अपने सोच को, हम क्या चाहते हैं, बस वही सारी चीज़ों को लिखेंगे, हम अपना बुराई कभी नहीं लिखेंगे, तुमको कभी भी एक सच्चा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ राजा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में मैक्सिमम लिखाता था, कॉमन पीपल के बारे में, आम लोगों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी देखने को मिली है, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में उन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं होता था, ठीक है। तो इतना सारा कुछ तुम कर लो अपने चैप्टर 2 के साथ। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्या मिलेंगे, MCQ के दौर पे। चैप्टर 2 का MCQ भी होगा, और ऐसे ही हर सीरीज़, हर नोट्स के साथ चलते चलेगा। और भूलना मत, क्रैश कोर्स दुर्गा पूजा के बाद आ रहा है और तुम्हारे पढ़ाई को और मज़ेदार बनाने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात और बोल दे कि हम लोग अभी और भी बहुत कुछ लाने वाले हैं, बस साथ ही साथ ऐसे ही जुड़े रहो और अपने पढ़ाई को अपने साथ साथ ऐसे ही लगाए रखो। थैंक यू।